इस चैप्टर में हम लोग यही देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है लेंसेज से, और हम लोगों ने नेचर, पोजीशन और साइज़ पढ़ा था इमेजेस का जो फॉर्म होती हैं लेंसेज में। और फिर अब देखिए हम लोगों को कैसे दिखती हैं चीज़ें, हमारी आइज़ की हेल्प से दिखती हैं। और वही इसमें स्टार्टिंग में पूरा इंट्रोडक्शन है पूरे चैप्टर का, वो मैंने आपको बता दिया। तो ह्यूमन आई क्या है, काफ़ी वैल्यूएबल है, ऑब्वियसली वैल्यूएबल है। आप अगर अभी ये वीडियो देख पा रहे हैं तो अपनी आइज़ की हेल्प से ही देख पा रहे हैं। और काफ़ी सेंसिटिव ऑर्गन भी है, हल्का सा एक छोटा सा कंकड़ भी चला जाए तो भी आइज़ में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसमें यही बताया गया है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से स्टार्ट है, ह्यूमन आई इज़ लाइक अ कैमरा। ह्यूमन आई एक कैमरा की तरह एक्ट करता है। आपका जो फ़ोन का कैमरा है ना, उससे बहुत ही अच्छा कैमरा है हमारी आइज़ में। तो हमारी आई एक कैमरे की तरह एक्ट करती हैं। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। तो हमारी जो आई है उसमें इमेज कहाँ फॉर्म होती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपको बताती रहूँगी। एक एक मार्क्स में पूछे जा सकते हैं और पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन भी आ सकता है। एक मार्क्स में आपसे पूछा जाता है कि रेटिना क्या होती है, तो रेटिना इज़ अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन जिसमें हमारी इमेज बनती है। इट्स लेंस सिस्टम, जो हमारी आई का लेंस सिस्टम होता है, फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। तो रेटिना क्या है, एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है और इस पर ही क्या होता है, इमेज फॉर्म होती है। तो देखिए ये रही ह्यूमन आई, और ह्यूमन आई के बिल्कुल बैक साइड में होती है रेटिना। रेटिना से फिर क्या होता है, रेटिना पे इमेज बनती है, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू सिग्नल्स जाते हैं और ब्रेन को फिर पता लगता है कि भाई इमेज बन गई है। वो पूरा भी हम इसमें देखेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो आता है, एक तो हमने रेटिना देख लिया कि रेटिना एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है जिस पर इमेजेस फॉर्म होती हैं, और लाइट एंटर जो करती है आई में वो करती है थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। तो देखिए ये होता है कॉर्निया, एक थिन सी मेम्ब्रेन होती है हमारी आई में जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, और कॉर्निया की हेल्प से ही हमारी आँखों में क्या होता है, लाइट एंटर होती है। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। तो कॉर्निया एक थिन मेम्ब्रेन होती है हमारी आँख में जिसकी हेल्प से, जिसके थ्रू ही हमारी आंख में लाइट एंटर होती है। तो लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। कॉर्निया की हेल्प से ही हमारी आंख में क्या होता है, लाइट एंटर करती है। इट फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट बल्ज इन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। तो देखिए कॉर्निया जो है ना, एक ट्रांसपेरेंट सा बल्ज, आपकी आई जो होती है वो ऐसे बल्ज शेप में होती है, स्फेरिकल शेप में होती है, और इसका जो बल्ज होता है एक ट्रांसपेरेंट सा मटेरियल होता है, ट्रांसपेरेंट और थिन सी मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। ठीक है, लाइट कहाँ से एंटर होती है, कॉर्निया से एंटर होती है। इट फॉर्म्स अ ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। ट्रांसपेरेंट बल्ज या बल्ज टाइप का फॉर्म करती है। बल्ज का मतलब होता है थोड़ी सी चीज़ जो बाहर निकली होती है। तो कॉर्निया जो है एक बल्ज सा ट्रांसपेरेंट बल्ज टाइप का फॉर्म करती है आई बॉल के आगे। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आई बॉल इज अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप, स्फेयर जैसी शेप की होती है, और इसका डायमीटर क्या होता है, 2.3 सेंटीमीटर। तो दो क्वेश्चन बनते हैं कि आई बॉल की शेप क्या होती है, तो आप लिखेंगे अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल शेप, और डायमीटर क्या होता है, इसका डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर का। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। तो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन जो होता है लाइट रेज का, जो कि आंखों में एंटर करता है, वो कहाँ पर होता है, वो होता है कॉर्निया पे। तो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। तो कहाँ पर होता है मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन, कॉर्निया पर होता है। अब आता है द क्रिस्टलाइन लेंस मेरली प्रोवाइड्स द फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ रिक्वायर्स टू फोकस ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंस ऑन द रेटिना। तो क्रिस्टलाइन लेंस जो होते हैं, इसमें देखिए यहाँ पर ये अभी हमने इसमें कॉर्निया के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखिए ये है क्रिस्टलाइन लेंस। अब इसके बारे में देखेंगे। क्रिस्टल जैसा लेंस होता है हमारी आंखों में, वो क्या हेल्प करता है, तो देखिए जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो प्रोवाइड करता है फाइनर एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ। तो आप कह सकते हैं क्रिस्टलाइन लेंस फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, फोकल लेंथ रिक्वायर्ड टू फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस ऑन द रेटिना। तो मेन काम क्रिस्टलाइन लेंस का होता है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का
क्रिस्टलाइन लेंस क्या करता है, फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है ताकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की इमेज रेटिना पर आसानी से बन सके। तो वी फाइंड अ स्ट्रक्चर कॉल्ड इरिस। अब इरिस के बारे में, क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में बता दिया, फोकल लेंथ की एडजस्टमेंट का ये काम करता है। आइरिस क्या होती है, आइरिस जो है वो कॉर्निया के पीछे होती है। अब आप फटाफट से बताइए, दिमाग में सोचिए और चाहे तो कमेंट में बता सकते हैं कि कॉर्निया क्या काम करती है। हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि कॉर्निया क्या करती है, तो याद आ गया आपको? नहीं आया तो एक बार फिर से बता देती हूँ कि लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। लाइट जो है आँख में एंटर करती है वो कॉर्निया से ही एंटर करती है। अब कॉर्निया के पीछे एक स्ट्रक्चर होता है, उसको आप इरिस या आइरिस बोल सकते हैं। तो इरिस एक स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉर्निया के बिहाइंड होता है। इरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। तो इरिस का क्या काम होता है, प्यूपिल जो होता है हमारी आंख में उसके साइज को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, इरिस करता है। प्यूपिल रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल करता है कंट्रोल और रेगुलेट करता है हमारी आंख में जो लाइट आती है, एंटर करती है, वो कितनी ज़्यादा आनी चाहिए, कम आनी चाहिए, वो पूरा का पूरा रेगुलेट करने का काम प्यूपिल करता है। अब नेक्स्ट है, इसमें आगे आता है आई लेंस फॉर्म्स अ इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। तो आपसे ये एक और क्वेश्चन बनता है कि रेटिना पे जो इमेज बनती है वो कैसी होती है। तो रेटिना पे देखिए जो इमेज बनती है वो एक तो रियल होती है और एक इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड का मतलब है उल्टी इमेज बनती है। रेटिना इज़ अ डेलिकेट मेम्ब्रेन। तो रेटिना क्या है, एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। बहुत सारे रॉड्स, कॉन्स वगैरह इसमें प्रेजेंट होते हैं। इनॉर्मस नंबर ऑफ, बहुत सारे, इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत सारे, इसमें लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लाइट सेंसिटिव सेल्स get activated upon illumination and generate electrical signals। तो क्या होता है कि ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं ना, ये एक्टिवेट हो जाते हैं जब इन पे लाइट पड़ती है। इल्यूमिनेशन का मतलब होता है जब इस पे लाइट पड़ती है तो ये लाइट सेंसिटिव सेल एक्टिव हो जाते हैं और जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। तो लाइट सेंसिटिव सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि कहाँ पर होते हैं, प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं लाइट सेंसिटिव सेल्स? सोचिए ज़रा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, अभी बढ़ाए, रेटिना पर। तो लाइट सेंसिटिव सेल रेटिना पर प्रेजेंट होते हैं और ये एक्टिवेट हो जाते हैं जब इन पर लाइट पड़ती है और जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल। दीज सिग्नल्स आर सेंट टू द ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व्स। और ये जो सिग्नल्स हैं जो जनरेट होते हैं ये कहाँ पर जाते हैं, ब्रेन में जाते हैं ऑप्टिक नर्व्स की हेल्प से। तो देखिए यहाँ पर ये रेटिना पर क्या था, लाइट सेंसिटिव सेल्स थे। जब इस पर इल्यूमिनेशन हुआ तो ये एक्टिव हो गए, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुआ। इलेक्ट्रिक इम्पल्स ऑप्टिक नर्व की हेल्प से ब्रेन की तरफ गया। नर्व की जो ऑप्टिक नर्व्स थी इसकी हेल्प से कहाँ पर गया, ये जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस हुए थे ये ब्रेन में गया। और द ब्रेन इंटरप्रेट द सिग्नल, ब्रेन जो है सिग्नल को इंटरप्रेट करता है एंड फाइनली प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन सो दैट वी परसीव ऑब्जेक्ट एज दे आर। तो ब्रेन ने सिग्नल को समझा कि भाई सिग्नल क्या है और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो ब्रेन के पास पहुंची है उसको उसने इंटरप्रेट किया और हम लोग को पता लग गया, हम लोग समझ गए कि ऑब्जेक्ट जैसा है, मतलब जैसा दिख रहा है ऑब्जेक्ट वैसा ही है। तो ये हमने पूरा आई के बारे में पढ़ लिया। आपको इस आई का डायग्राम बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आता है और उनके फंक्शंस एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं। तो कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, एक्वियस ह्यूमर अभी हम बताएंगे आगे। इसमें है जो बॉक्स बना हुआ है। क्रिस्टलाइन लेंस के बारे में हमने देख लिया। सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, या भी एक्वियस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर के बारे में देखेंगे कि क्या होते हैं। बाकी सब के बारे में तो हमने देख ही लिया है। तो देखिए ये वाला हमने देख लिया। अब हम ये बॉक्स देखते हैं। ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे बड़े क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए डैमेज टू, अगर आंखों में ये है, मतलब स्टार्टिंग में ये है कि डैमेज हो जाए अगर आंखों में, या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाए किसी भी पार्ट में आई के, तो उसकी वजह से आई साइट का लॉस हो सकता है, मतलब दिखना बंद भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए इफ़ कोई भी स्ट्रक्चर जो कि इन्वॉल्व है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, कोई सा भी स्ट्रक्चर है उससे लाइट ट्रांसमिट हो रही है, जैसे कि कॉर्निया, प्यूपिल, आई लेंस, एक्वियस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, या फिर जो कि सेल्स प्रेजेंट है रेटिना पे लाइट को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करने के लिए ऑप्टिक नर्व, इनमें से और मतलब इम्पल्सेस ट्रांसफ़र हो रहे हैं ब्रेन, इनमें से अगर कोई एक भी
कॉर्निया, प्यूपिल, आई लेंस, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, इनमें से अगर कुछ भी किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ जाती है तो हो सकता है कि दिखना ही बंद हो जाए। कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखते हैं। जब रूम में बहुत ही डिम लाइट होती है, बहुत ही ब्राइट लाइट होती है तो आँखों में दर्द होने लगता है। तो प्यूपिल जो होता है ना हमारी आई का, द प्यूपिल ऑफ एन आई एक्ट्स लाइक अ वेरिएबल अपर्चर whose size can be varied with the help of iris। तो प्यूपिल क्या करता है, एक वेरियस अपर्चर की तरह काम करता है, मतलब वो साइज़ को एडजस्ट कर देता है ताकि हम लोग चीज़ों को सही तरीके से देख पाएँ। प्यूपिल ऑफ एन आई एक्ट्स लाइक अ वेरिएबल अपर्चर whose size can be varied with the help of iris। तो इरिस क्या करता है, प्यूपिल के साइज़ को मेंटेन करने में, बढ़ाने में, घटाने में हेल्प करता है। तो व्हेन द लाइट इज़ वेरी ब्राइट, जब लाइट बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है इरिस कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। बहुत ही तेज़ लाइट है तो इरिस क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है कि इरिस सिकुड़ जाता है। इरिस कॉन्ट्रैक्ट द प्यूपिल, मतलब इरिस जो है सिकुड़ के प्यूपिल को मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। टू अलाउ लेस लाइट टू एंटर द आई, तो इरिस प्यूपिल को बहुत ही छोटा कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है ताकि बहुत ही कम लाइट उसमें एंटर करे। और अगर डिम लाइट होती है तो इरिस क्या करता है, एक्सपैंड कर देता है प्यूपिल को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एक्सपैंड मतलब एंटर करे आई में। दस प्यूपिल ओपन्स कम्प्लीटली थ्रू द रिलैक्सेशन ऑफ इरिस। तो बहुत ज़्यादा मतलब देखिए प्यूपिल का क्या काम होता है, जो एक बार देखिए इसको फिर देखते हैं कि इरिस और प्यूपिल क्या क्या करते हैं। तो जब बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है तो इरिस कॉन्ट्रैक्ट कर देता है प्यूपिल को ताकि जो कम से कम लाइट एंटर हो सके। जब बहुत लाइट है तो हमारी आंखें डैमेज हो सकती हैं बहुत ज़्यादा लाइट से, तो इरिस क्या करता है, प्यूपिल को छोटा कर देता है ताकि कम लाइट एंटर करे। और जब लाइट बहुत ही डिम होती है तो इरिस फैल जाता है, एक्सपैंड हो जाता है ताकि प्यूपिल में इरिस जो है वो प्यूपिल को क्या कर देता है, काफ़ी फैला देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर करे। प्यूपिल ओपन हो जाता है पूरी तरीके से थ्रू द रिलैक्सेशन ऑफ इरिस। इरिस रिलैक्स हो जाता है तो आराम से प्यूपिल बहुत ही बड़ा ओपन हो जाता है ताकि उसमें अच्छे खासी लाइट एंटर हो पाए। ये वाला पार्ट, ये वाली जो लाइन है ना, लास्ट की लाइन्स, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अगर डिम लाइट होती है तो क्या होता है, इरिस एक्सपैंड कर देता है प्यूपिल को और ताकि ज़्यादा लाइट एंटर हो। और अगर बहुत ही ज़्यादा लाइट होती है तो इरिस कॉन्ट्रैक्ट कर देता है प्यूपिल को ताकि कम लाइट एंटर हो। अब आता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। हाँ, तो ये वाला जो पार्ट है पावर ऑफ एकोमोडेशन वाला, इसमें क्या होता है कि आई लेंस कैसे बना होता है। आई लेंस इज कम्पोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटीरियल। आई लेंस एक फाइब्रस जेली लाइक मटीरियल का बना हुआ होता है। आई लेंस का जो कर्वेचर होता है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है सिलियरी मसल्स की हेल्प से। तो आई लेंस पहले तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि आई लेंस किस चीज़ का बना होता है, तो आई लेंस बना होता है फाइब्रस जेली लाइक मटीरियल का। किसका बना होता है आई लेंस, फाइब्रस जेली लाइक मटीरियल, जेली जैसा मटीरियल होता है आई लेंस में, उसका बना होता है। इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड, उसका कर्वेचर मॉडिफाई हो सकता है कुछ एक्सटेंट तक बाय सिलियरी मसल्स। कैसे एक्सटेंड हो सकता है इसका कर्वेचर, सम एक्सटेंट तक उसको फैला सकते हैं सिलियरी मसल्स की मदद से। द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ। तो कर्वेचर जो होता है आई लेंस का, अगर वो चेंज होता है तो उसकी फोकल लेंथ भी चेंज हो जाती है ना। तो आई लेंस का अगर कर्वेचर चेंज होता है तो फोकल लेंथ चेंज होती है। जब मसल रिलैक्स होती हैं तो लेंस पतला हो जाता है। मसल रिलैक्स हो गई, आराम से हो गई तो लेंस पतला हो जाता है और फोकल लेंथ बढ़ जाती है। मतलब देखिए क्या होता है, मसल रिलैक्स हो गई, मसल एकदम आराम से है, ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और लेंस क्या हो जाएगा, लेंस थिन हो जाएगा। मसल रिलैक्स हो गई, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी और जो मसल्स हैं वो देखिए मसल रिलैक्स हुई, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी और लेंस पतला हो जाएगा। मसल्स आर रिलैक्स्ड, लेंस बिकम्स थिन, फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। दिस अनेबल्स अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो क्या होगा, हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट आराम से देख पाएंगे, ठीक है। तो व्हेन यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होते हैं, जब हमारे बिल्कुल पास वाले ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं हम, तो सिलियरी मसल्स क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। लेंस हमारा क्या होता है, इंक्रीजेज द कर्वेचर ऑफ द लेंस, लेंस का कर्वेचर बढ़ जाता है, लेंस मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है और फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। देखिए बहुत सिंपल है, आप कोई चीज़ दूर की देख रहे हैं तो मतलब डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। सिलियरी मसल्स क्या होंगी, सिलियरी मसल्स इस टाइम पे रिलैक्स हो जाएंगी और जो लेंस है वो थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक है। और अगर
ऑब्जेक्ट काफ़ी पास में है तो तीनों चीज़ें उल्टी, फोकल लेंथ कम हो जाएगी, जो लेंस है वो थिक हो जाएगा और मसल्स कंट्रैक्ट हो जाएंगी। तो आप एक याद करिए, दूसरा अपने आप कन्वर्ट करके बता सकते हैं। ठीक हो गया। तो एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट दिस फोकल लेंथ इज नोन एज एकोमोडेशन। तो एबिलिटी जो होती है ना आई लेंस की, आप फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, मतलब आई लेंस फोकल लेंथ को आराम से एडजस्ट कर पाए, दूर देखना है तो दूर आराम से देख पाए, पास देखना है तो पास आराम से देख पाए, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं एकोमोडेशन। हाउएवर क्या होता है कि फोकल लेंथ जो होता है ना आई लेंस का कैन नॉट बी डिक्रीज्ड बिलो अ सर्टेन मिनिमम लिमिट, मतलब एक मिनिमम लिमिट होती है जिससे कम हम लोग फोकल लेंथ को कम नहीं कर पाते हैं। तो 25 सेंटीमीटर वो रेंज है जिसको हम मिनिमम डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, जो हेल्दी आई आराम से पढ़ पाती है। उसके पास अगर लेके आएंगे तो आईज में काफ़ी स्ट्रेन पड़ता है। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाता है? मिनिमम डिस्टेंस एट विच objects can see most distinctively without strain is called the least distance of vision। तो least distance of vision वो होता है minimum distance at which objects can be seen most distinctively without strain is called least distance of vision। ये होता है 25 सेंटीमीटर और इसको हम नियर पॉइंट ऑफ द आई भी बोलते हैं। तो नियर पॉइंट ऑफ द आई क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है और वो लीस्ट डिस्टेंस होता है आई का जिसको हम इजीली देख सकते हैं बिना स्ट्रेन के। और तो फादर डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा? तो फादर्स्ट डिस्टेंस, सबसे दूर का डिस्टेंस हो जाता है इन्फिनिटी और सबसे लीस्ट डिस्टेंस नियर पॉइंट ऑफ आई होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नियर पॉइंट ऑफ आई होता है 25 सेंटीमीटर और फारदेस्ट पॉइंट ऑफ आई जो होता है, फारदेस्ट पॉइंट सबसे दूर का पॉइंट जो आई का होता है उसको हम इन्फिनिटी कहते हैं और सबसे नियर का पास का पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। समटाइम्स क्या होता है, देखिए कैटरैक्ट के बारे में बता रहे हैं कि आई लेंस जो होता है ना, क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है लोगों का ओल्ड एज में वो काफ़ी मिल्की हो जाता है और काफ़ी क्लाउडी हो जाता है। आई लेंस जो है वो मिल्की और क्लाउडी हो जाता है काफ़ी बड़ी एज में जब लोग पहुंच जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं कैटरैक्ट। इसकी वजह से पार्शियल या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है और विजन ठीक किया जा सकता है कैटरैक्ट सर्जरी की हेल्प से। तो क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है ऑफ पीपल एट ओल्ड एज, क्रिस्टलाइन लेंस ओल्ड एज में क्या होता है? मिल्की सा हो जाता है और काफ़ी क्लाउडी सा हो जाता है। ये कंडीशन जो है उसको हम कैटरैक्ट कहते हैं और इसमें पार्शियल या फिर कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है। और कैटरैक्ट को कैसे ठीक कर सकते हैं? कैटरैक्ट सर्जरी की वजह से। होता कैसे है? आई लेंस ओल्ड एज में मिल्की और क्लाउडी सा धुंधला हो जाता है, उसकी वजह से होता है। ये वाला जो बॉक्स है, इस बॉक्स में हमें ये बताया गया है कि हम लोगों की ह्यूमंस की 2 आइज़ क्यों होती हैं। 2 आइज़ जो होती है ना ह्यूमंस की, उसकी वजह से हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से अच्छे से देख सकते हैं। तो देयर आर सेवरल एडवांटेजेस होते हैं हमारी 2 आइज़ होने के। एक होती तो क्या होता? 2 होने के क्या एडवांटेज है? हम लोगों को ना काफ़ी वाइडर व्यू दिखता है, वाइडर फील्ड व्यू दिखता है। हम लोगों की 2 आंखें हैं ना, इसकी हेल्प से क्या होता है? हमें काफ़ी दूर दूर तक बहुत ही आसानी से दिखाई देता है। ह्यूमन बींग्स का जो हॉरिजॉन्टल फील्ड व्यू है वो होता है 150 डिग्री। ह्यूमन बींग्स का हॉरिजॉन्टल फील्ड व्यू 150 डिग्री होता है एक आई से, एंड ऑफ 180 डिग्री विथ, मतलब दोनों एक आई से अगर हम लोग देखेंगे, 1 आई से हम लोगों का 150 डिग्री फील्ड व्यू होगा और अगर हम दोनों आई से देखेंगे तो पूरा का पूरा 180 डिग्री फील्ड व्यू होगा। ठीक है। तो एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट इज ऑफ कोर्स एनहेंस्ड विद द 2 डिटेक्टर्स इंस्टीड ऑफ 1। हम लोग ऑब्वियसली अगर हम एक डिटेक्टर लगाएं या फिर अगर हम 2 डिटेक्टर लगा दें तो चीज़ को पहचानना आसान हो जाता है ना। तो ऐसे ही 2 आई से देखना दूर तक और चौड़े में, वाइड में भी काफ़ी आसान हो जाता है। सम एनिमल्स यूजुअली प्रे, जो एनिमल्स होते हैं यूजुअली प्रे एनिमल्स हैव देयर 2 आइज पोजिशन्ड ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ देयर हेड टू गिव द वाइडेस्ट पॉसिबल व्यू। प्रे एनिमल्स जो होते हैं, मतलब कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनके आगे पीछे आइज होती है, किसी की साइड में होती है ना, तो वो ताकि उनको काफ़ी दूर तक दिखे। मगर ह्यूमन बींग्स की आइज बिल्कुल आमने, मतलब अगल बगल ही होती है। इससे क्या होता है? इससे हम लोगों का बट आर 2 आइज आर पोजिशन्ड ऑन द फ्रंट ऑफ आवर हेड्स एंड दिस thus reduces our field of view in the favor of what is called stereopsis। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि stereopsis क्या होता है। What is stereopsis? stereopsis क्या होता है? stereopsis का मतलब होता है कि हम लोगों को डेप्थ में भी दिखता है। आप अपनी एक आंख बंद करके देख लिए, आपको
अगल बगल का भी कम दिखेगा और आपको गहराई भी काफ़ी कम दिखेगी। तो स्टीरियोप्सिस में यही होता है कि हम लोगों की डेप्थ पावर कम हो जाती है अगर एक ही आई ह्यूमन बीइंग के पास होती। तो 2 डायमेंशनल हमें वर्ड दिखता। अगर हम लोग दोनों आईज खोलते हैं तो वर्ड हमें 3D दिखता है, बिकॉज आर आईज आर सेपरेटेड बाय फ्यू सेंटीमीटर। हम लोगों को 3D वर्ड दिखता है क्योंकि हमारी आईज कुछ सेंटीमीटर से सेपरेटेड हैं और हर आई अलग थोड़ी सी डिफरेंट इमेज बनाती है और दोनों मिलकर के दोनों आई से जब हम देखते हैं तो हम लोगों को प्रॉपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है और पूरा का पूरा फील्ड व्यू हम लोग अच्छे से देख पाते हैं। तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा इसमें हमने पढ़ लिया आई के बारे में। तो आपको वीडियो कैसा लगा बता सकते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये वाला जो पार्ट है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, पूरा रिफ्लेक्शन वाला के प्रिज्म में होता है, फिर डिस्पर्जन ऑफ लाइट, फिर किस तरीके से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या क्या होता है, स्कैटरिंग, टिंडल इफेक्ट, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वाले पार्ट में से ना हर साल एक क्वेश्चन पक्का ही आना है। मतलब जो रिफ्रैक्शन ट्विंकलिंग ऑफ लाइट कैसे होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब ये इनमें इस पार्ट में से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो ह्यूमन आई वाला हमारा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिफ्रैक्शन वाला पार्ट देखेंगे। तो आपको कैसा लगा बता सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th साइंस की बुक का चैप्टर 11 जो फिजिक्स वाला पार्ट है उसका, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसमें हम पहले देखेंगे जो डिफेक्ट्स होते हैं आईज में, जो डिफेक्ट ऑफ विजन होते हैं और उनके कैसे करेक्शंस होते हैं। तो देखिए 3 मेनली जो होते हैं ना डिफेक्ट्स होते हैं विजन के, मतलब प्रॉब्लम होती है हमारी आइज़ में कि हम पास की चीज़ नहीं देख पाते, दूर की चीज़ नहीं देख पाते। तो मायोपिया होता है एक डिफेक्ट, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया और एक होता है प्रेसबायोपिया। तो ये देखिए मायोपिया हो गया, मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को हम फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, और एक होता है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया जो है वो मेनली होता है किसमें, जब काफ़ी बूढ़े हो जाते हैं, काफ़ी ओल्ड एज में प्रेसबायोपिया की प्रॉब्लम होती है। अब एक होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो कई बार क्या होता है कि आइज़ जो हैं, आइज़ में ग्रेजुअली लूज इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन, आइज़ may gradually lose its power of accommodation. In such conditions, the person cannot see the object distinctly and comfortably. तो accommodate करने का क्या मतलब होता है? अगर देखिए हम लोग लिटरल मीनिंग देखें कि accommodate करने का ये मतलब होता है कि हम लोग adjust कर पा रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे accommodate कर ले रहे हैं क्या, मतलब आप यहाँ पर रह पा रहे हैं क्या, या फिर आप यहाँ पर adjust कर पा रहे हैं। तो साइंस में या फिर अगर हम लोग आइज़ की बात करें तो पावर ऑफ एकोमोडेशन यही होती है कि जब हम लोग पास की चीज़ कितने आराम से देख पा रहे हैं और दूर की चीज़ कितने आराम से देख पा रहे हैं, मतलब हमारी आई किस तरीके से आई लेंस को छोटा या बड़ा कर पा रही है चीज़ों को देखने के लिए। तो अगर नहीं कर पाती है तो आइज़ के डिफेक्ट अराइज हो जाते हैं। तो वही होता है, मेनली 3 डिफेक्ट होते हैं जो कि रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन जिसको हम बोलते हैं। तो वही कि मायोपिया और नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, और एक होता है प्रेसबायोपिया। और ये वाले जो डिफेक्ट्स हैं ये हम लेंसेज की हेल्प से ठीक भी कर सकते हैं, तभी हम चश्मा लगाते हैं। तो सबसे पहले आता है मायोपिया। मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। तो अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिवली। मतलब ये है कि जो पर्सन जिसको मायोपिया होता है वो पास के ऑब्जेक्ट तो बहुत ही साफ से देख पाता है मगर वो दूर के ऑब्जेक्ट अच्छे से नहीं देख पाता। तो एक मायोपिक पर्सन पास की चीज़ें तो बड़े आराम से देख लेगा मगर दूर की चीज़ें उसको देखने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो पर्सन जिस मतलब डिफेक्ट होता है इसका जो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अ पर्सन विद दिस इफेक्ट हैज़ द फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी। मतलब फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है। अब इन्फिनिटी का क्या मतलब है? देखिए इन्फिनिटी का ये मतलब होता है कि आप जहाँ तक आपकी आइज़ देख सकती हैं, जिस दूर से दूर पॉइंट तक आपकी आंखें देख सकती हैं ना, उसको आप इन्फिनिटी कहोगे। तो अगर आप की आइज़ नॉर्मल है तो आपका इन्फिनिटी नॉर्मल होगा। बट अगर कोई मायोपिक पर्सन है जिसको दूर का देखने में दिक्कत होती है तो उसका जो इन्फिनिटी होगा ना वो हमारे या फिर एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन जो होगा जिसकी आई बिल्कुल ठीक होगी उसके इन्फिनिटी से थोड़ा सा पहले आ जाएगा, क्योंकि उसको दूर का देखने में दिक्कत होगी। तो उसका दूर हमारे दूर से थोड़ा सा पास होगा अगर हम हेल्दी हैं तो मायोपिया होता है कि जिसमें हमें पास की चीज़ें तो साफ दिखती हैं मगर दूर की चीज़ें हमें देखने में
दिक्कत होती है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। और जो मायोपिक पर्सन होता है, पर्सन विद दिस डिफेक्ट कैन सी नियरर ऑब्जेक्ट क्लियरली, और उसका जो इन्फिनिटी होता है, फार पॉइंट इज नियरर देन इन्फिनिटी। नियरर देन इन्फिनिटी का मतलब है, सपोज करिए ये इन्फिनिटी है, ये आई है किसी की, और ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए यहाँ इन्फिनिटी है। तो अगर इस पर्सन को ये मायोपिक आई है, अ पर्सन विद मायोपिया, इसके लिए इन्फिनिटी सपोज करिए यहाँ पे हो सकता है। मतलब हमारे इन्फिनिटी होता है सबसे दूर वाला पॉइंट, तो सबसे दूर वाला पॉइंट थोड़ा पहले पड़ जाएगा, क्योंकि उसको यहाँ तक तो दिखेगा ही नहीं, उसको सिर्फ यहाँ तक दिखेगा। तो जिस एंड पॉइंट तक आपको दिख सकता है वो इन्फिनिटी होता है। तो मायोपिक आई के लिए इन्फिनिटी का पॉइंट थोड़ा पहले होता है एक हेल्दी आई के कंपैरिजन में। होपफुली आपको आई क्या होगा समझ ना। तो सच पर्सन कैन सी क्लियरली अप टू डिस्टेंस अ फ्यू मीटर, कुछ मीटर तक ही मायोपिक पर्सन साफ देख पाता है। मायोपिक आई जो होती है उसमें क्या होता है, इन मायोपिक आई इमेज ऑफ एन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो मायोपिक आई में इमेज जो बनती है दूर के ऑब्जेक्ट की, वो रेटिना के आगे बनती है। मतलब ये रेटिना है तो यहाँ पर बनेगी, एंड नॉट एट द रेटिना इटसेल्फ। वैसे एक हेल्दी आई में इमेज कहाँ पर बनती है, हेल्दी आई में इमेज बनती है रेटिना पर। बट अगर कोई मायोपिक पर्सन है, उसका जो इमेज बनती है ना एक मायोपिक आई में, रेटिना, सपोज करिए ये है रेटिना, रेटिना से पहले बन जाएगी इमेज। एक हेल्दी आई में रेटिना पर इमेज बनेगी, और एक मायोपिक आई में रेटिना से पहले इमेज बन जाएगी। दिस डिफेक्ट मे अराइज ड्यू टू, अब कॉज क्या है, ये डिफेक्ट होता क्यों है, किस वजह से होता है, तो इसके दो रीजंस है मेनली। दिस डिफेक्ट मे अराइज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। जो आई लेंस होता है उसका कर्वेचर बड़ा हो जाता है, या फिर एनलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल। एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है आई लेंस का, या फिर एनलॉन्गेशन हो जाती है आई बॉल की। इसकी वजह से क्या होता है, मायोपिया हो सकता है, मायोपिक आई बन सकती है किसी की। और उसकी जो इमेज होगी मायोपिक आई में, कोई भी जो चीज़ होती है उसकी इमेज रेटिना पे ना बनकर रेटिना से पहले बनती है। और कॉजेज क्या क्या है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, एनलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल। अब ये डिफेक्ट करेक्ट हो सकता है, तो कैसे होगा करेक्ट, ये डिफेक्ट ठीक किया जा सकता है कॉन्केव लेंस की हेल्प से। तो इस डिफेक्ट को कॉन्केव लेंस की मदद से ठीक किया जा सकता है। सुटेबल पावर मतलब जितनी दिक्कत होगी उसकी पावर से, जैसे कि नंबर होता है ना कि 1 नंबर 2 नंबर इस टाइप से, या फिर पॉइंटों में होता है। तो कॉन्केव लेंस सुटेबल पावर का जो कॉन्केव लेंस होगा उसकी इमेज वो वापस से रेटिना पे बना देगा और डिफेक्ट ठीक हो जाएगा। तो देखिए मायोपिक आई का फार पॉइंट ये है, बट हेल्दी आई का फार पॉइंट इससे दूर होगा। तो हम क्या करेंगे कि एक कॉन्केव लेंस आगे लगा देंगे, और फिर जो इमेज है वो आराम से रेटिना पे बनेगी और फार पॉइंट भी सही हो जाएगा। तो ये तो हमने देख लिया मायोपिया के बारे में कि मायोपिया क्या होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। तो हाइपरमेट्रोपिया को हम दूसरे नाम से जानते हैं, वो क्या होता है, वो होता है फार साइटेडनेस। अ पर्सन जिसको हाइपरमेट्रोपिया है वो दूर की चीज़ें तो बड़े आराम से देख सकता है, कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है दूर की चीज़ें। कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर की चीज़ें साफ देख सकता है, बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, मगर पास की चीज़ें साफ नहीं देख सकता। डिस्टिंक्टली का मतलब होता है क्लियर। तो दूर की चीज़ें तो वो साफ देख सकता है हाइपरमेट्रोपिया वाला, बट उसको पास की चीज़ें साफ नहीं दिखेंगी। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है 1 नंबर में, कि नियर पॉइंट जो होता है किसी पर्सन का वो क्या होता है। तो नियर पॉइंट एक हेल्दी आई का 25 सेंटीमीटर होता है। तो हेल्दी आई का नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, मगर एक हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। इज फादर अवे फ्रॉम द नॉर्मल पॉइंट ऑफ 25 सेंटीमीटर। सच पर्सन हैज़ टू कीप अ रीडिंग मटीरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई फॉर कंफर्टेबल रीडिंग। तो आपने देखा होगा ना, कुछ लोग बड़ा हाथ बढ़ा करके चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं, है ना। तो ऐसा जो पर्सन कर रहे होते हैं तो उनको हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है कि दिस इज बिकॉज लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट आर फोकस एट अ पॉइंट बियॉन्ड द रेटिना। तो रेटिना के पीछे बनती है इमेज। देखिए ये हाइपरमेट्रोपिक आई है, इसमें क्या होता है, ये हमारी रेटिना है, रेटिना के पीछे जा कर के इमेज बनती है। देखिए आप ना एक याद करिए मायोपिया, अगर आप मायोपिया याद करेंगे तो उसका उल्टा उल्टा कर दीजिए, हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा।
तो हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज बनती है वो रेटिना के पीछे बनती है। और क्या होता है, ये डिफेक्ट किस वजह से आता है, अब इसके कॉजेज़ देख लेते हैं। इसका कॉजेज़ होता है फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज़ टू लॉन्ग, फोकल लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाती है। द आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल, फोकल लेंथ आई लेंस की काफ़ी बड़ी हो जाती है और आई बॉल जो है वो काफ़ी छोटी हो जाती है। फोकल लेंथ आई लेंस की बड़ी हो जाती है और आई बॉल जो है वो छोटी हो जाती है। तो फोकल लेंथ आई लेंस की बड़ी हो गई और आई बॉल जो है वो छोटी हो गई। अगर इन दो रीज़न हैं, इसकी वजह से क्या हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। और देखिए मायोपिया किससे करेक्ट कर रहा था, सोचिए, 1 सेकंड का टाइम है आपके पास, कॉनकेव से करा था। तो मैंने कहा, क्या कहा आपसे कि मायोपिया का उल्टा ही करना है हाइपरमेट्रोपिया में, तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस होगा। कॉन्वेक्स लेंस की हेल्प से जो इमेज होगी वो रेटिना पर बनाई जा सकती है। तो आई ग्लासेस विथ कन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग इमेज ऑन रेटिना। तो आई लेंस ऑफ कन्वर्जिंग, ठीक है। एक और चीज़ जो शायद आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी होगी कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसे हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस को, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो कन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग इमेज ऑन रेटिना। तो आई ग्लास जो हैं जिनकी कन्वर्जिंग लेंसेज होते हैं उसकी मतलब कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है कॉनकेव लेंस। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है हाइपरमेट्रोपिया की तो वो कॉनकेव लेंस लगाता है, तो फिर इमेज रेटिना पर सिंपली बनने लगती है। अब आता है प्रेसबायोपिया। तो प्रेसबायोपिया क्या होता है, इसमें क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई यूजुअली डिक्रीजेज विद एज। पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है हमारी आई जो है खुद को सेट कर लेती है चीज़ों को आराम से देखने के लिए, बट जैसे एज बढ़ती जाती है तो ये पावर ऑफ एकोमोडेशन कम होती जाती है। तो नियर पॉइंट जो है वो ग्रेजुअली रिसीड अवे, नियर पॉइंट दूर जाने लगता है। इट बिकम डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस। तो प्रेसबायोपिया में पास की चीज़ें भी क्लियर नहीं दिखती हैं और दूर की चीज़ें भी क्लियर नहीं दिखती हैं। इट अराइजेज, और होता कैसे है ये, ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। इसके कॉजेज क्या हैं प्रेसबायोपिया के, एक तो एज है, दूसरा है ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल्स वीक हो जाती हैं, और डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। एक तो सिलियरी मसल वीक हो जाती हैं और आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है। कई बार क्या होता है, पर्सन को दोनों मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया होता है, ऐसे पर्सन के लिए बायफोकल लेंस, तो कौन सा लेंस लगता है प्रेसबायोपिया में, बायफोकल लेंस लगता है। कॉमन टाइप ऑफ जो बायफोकल लेंस होता है उसमें कॉनकेव लेंस जो है वो ऊपर की तरफ होता है और कॉन्वेक्स लेंस नीचे की तरफ होता है। तो ये हमारे 3 हो गए टॉपिक्स, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। अब चलिए ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये भी देख लेते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। तो देखिए ये वाला मैंने वाले इस वाले वीडियो में कवर नहीं किया है। तो देखिए पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई यही होती है, शॉर्ट में बता देती हूँ आपको, एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसे एक और वीडियो बनाऊंगी मैं, तो उस वीडियो में मैं पूरा आई और पावर ऑफ एकोमोडेशन कवर करूँगी, फिर एक थर्ड वीडियो में रिफ्रैक्शन वाला पार्ट कवर करूँगी। तो एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। आई लेंस की जो एबिलिटी होती है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, उसको हम एकोमोडेशन कहते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो गया। फिर सेकेंड है, पर्सन विद मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टिवली। मायोपिक आई है तो करेक्टिव लेंस कौन सा होगा, देखिए मायोपिया है, करेक्शन कॉनकेव लेंस से होगा, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फार पॉइंट एंड द नियर पॉइंट फॉर द ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन है तो फार पॉइंट क्या होता है नॉर्मल विजन के लिए, इन्फिनिटी होता है। फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी और नियर पॉइंट जो है वो होता है 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट इन्फिनिटी, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। और किसी बच्चे को अगर ब्लैक बोर्ड की चीज़ें नहीं दिख रही हैं मतलब उससे दूर की चीज़ें नहीं दिख रही हैं, मतलब हाइपरमेट्रोपिया की प्रॉब्लम है। तो ये वाला हो गया। तो आपको कैसा लगा वीडियो बता सकते हैं, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिएगा।
एक सेकेंड, मैंने आपको एक चीज़ गलत बता दी शायद। हाँ, अगर किसी को ब्लैक बोर्ड की चीज़ क्लियरली नहीं दिख रही है तो क्या होगा, उसे मायोपिया होगा, क्योंकि मायोपिया में हम लोगों को दूर की चीज़ें नहीं दिखती हैं। तो इस वाले का आंसर मैंने अभी हाइपरमेट्रोपिया बोल दिया था, इसका आंसर मायोपिया होगा। तो थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th साइंस की बुक का चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का जो पार्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। इससे पहले वाला जो पार्ट है वो 2 वीडियोस में कवर हो चुका है, वो मैं आपको प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगी। पूरी जो है प्लेलिस्ट पूरी आपको कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगी मैं। इससे पहले भी काफ़ी सारे चैप्टर्स आपके साइंस के कवर हो चुके हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, इसमें क्या है, ये पूरी की पूरी जो थ्योरी है इसको हम इस एक्टिविटी की हेल्प से पूरा अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए, ये है एक प्रिज्म। प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म करता है जैसे कि अगर कोई वाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो वो उसको 7 डिफरेंट कलर्स में, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर होते हैं, मतलब वाइट लाइट क्या होती है, वाइट लाइट मिक्सचर होती है 7 कलर्स का, जो कि एक लाइट के 7 कलर्स होते हैं विबग्योर। अगर वो वाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है ना, तो ये देखिए, तो उसमें एक होता है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन प्रोसेस है द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। मतलब वाइट लाइट जब अपने कंपोनेंट कलर्स में, अपने 7 कलर्स में टूट जाती है, बिखर जाती है या स्प्लिट हो जाती है, उस प्रोसेस को हम डिस्पर्जन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से प्रिज्म में से लाइट जाती है। तो ये देखिए, ये एक प्रिज्म है, ये वाला, ये एक साइड है ए बी, ये एक है साइड ए सी, और ये जो इसकी नीचे रखी हुई हॉरिजॉन्टल है ये वाली साइड है बी सी। तो ए बी और बी सी साइड जब मिल रही है ना, तो क्या बन रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म बन रहा है। जब 2 स्लेंटिंग साइड आपस में मिलती हैं तो वो बनता है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। अब एक इंसिडेंट रे आ रही है, मतलब एक रे ऑफ लाइट आ रही है जिसको हमने नाम दिया है PE। तो PE एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आ रही है जो कि प्रिज्म के सरफेस पे आकर के पड़ रही है। अब जब वो प्रिज्म के अंदर जाती है तो क्या होता है, प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन होता है। अब देखिए क्या है कि अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये लाइट सीधी निकल जाती, बट रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ऐसे आने के बाद ये ऐसे टेढ़ी हो गई है प्रिज्म के अंदर। क्यों? क्योंकि देखिए एंगल चेंज होता है। जैसे कि आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, उस चैप्टर में क्या था, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कब होता है, रिफ्रैक्शन देखिए तब होता है जब मीडियम चेंज होता है। अब ये रे ऑफ लाइट जो थी, ये जो इंसिडेंट रे आकर के पड़ी है, ये कहाँ से आ रही थी, ये आ रही थी हवा से। मतलब हवा एक रेयरर मीडियम होता है, हल्का मीडियम होता है, रेयर का मतलब होता है हल्का। फिर ये जा रहा है डेंस मीडियम में। प्रिज्म क्योंकि हवा से भारी है तो इसलिए डेंसर मीडियम में जा रहा है। जब रे ऑफ लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाती है। तो ये देखिए, ये नॉर्मल है तो ये नॉर्मल की तरफ को बेंड हो जाएगी। तो ये इंसिडेंट रे पड़ी थी, फिर ये जब प्रिज्म के अंदर चली गई है तो क्या हो गया है, इसमें रिफ्रैक्शन हो गया है। तो ये वाली जो रे है इसको हम रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। फिर उसके बाद फिर से क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है। अब ये डेंसर था, ये रेयरर है। अब रेयरर से फिर से डेंसर के बाहर जब निकल रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जा रही है। तो ये वाली रे जो बाहर निकल रही है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इमर्जेंट रे बोल रहे हैं। तो इंसिडेंट रे जो कि आई थी अंदर की तरफ, फिर उसके बाद इंसिडेंट रे मतलब प्रिज्म में आकर के पड़ी थी, फिर उसके अंदर गई प्रिज्म के अंदर, तो उसको हम लोग रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। ये वाली रे रिफ्रैक्टेड रे है। और जो प्रिज्म के बाहर निकलती है उस रे को हम लोग इमर्जेंट रे बोलते हैं। तो देखिए, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये ई वाला, ये एंगल ऑफ, अभी आपको पूरा बताऊंगी कैसे बनेगा ये एंगल। तो ये देखिए, ये तो नॉर्मल हो गया कि यहाँ से हम लोग की एक इंसिडेंट रे आई, फिर रिफ्रैक्शन हुआ और फिर बाहर ये रे ऑफ लाइट इमर्ज हो गई, तो इसको हम इमर्जेंट रे बोलते हैं। अब ये देखिए, अगर रिफ्रैक्शन ना हुआ होता, ये इंसिडेंट रे अगर सीधे निकल जाती तो वो ऐसे करके पूरा सीधे जाती है ना। और अगर ये जो रिफ्रैक्टेड रे है इसका
रिफ्रैक्शन जो बाहर इमर्जेंट रे है, अगर हम इसको भी उल्टा पीछे की तरफ हम लोग इमेजिनरी लाइन खींचे तो ये जो इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है, इन दोनों के बीच का जो एंगल बना है ना, उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। अब डेविएशन क्या होता है? डेविएशन का मतलब होता है जो अपने पाथ से भटक जाता है। अपने रास्ते से अगर कोई चीज़ भटक गई है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये डेविएट हो गई है। तो देखिए, जब भी रिफ्रैक्शन होता है ना, तो जो रे ऑफ लाइट होती है वो अपने रास्ते से भटक जाती है, क्योंकि मीडियम चेंज होता है। तो इसलिए इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे जो है, जो इंसिडेंट रे है वो बिल्कुल सीधी ना जाके थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एंगल क्या है भाई, कितना भटकी है वो रे, क्या उसका एंगल ऑफ डेविएशन है, वो कैसे निकाल सकते हैं कि हम लोग की जो इमर्जेंट रे है उसको पीछे ले जाएंगे, इंसिडेंट रे है उसको आगे ले जाएंगे। इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है, इसको ही हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। ठीक हो गया? होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर ये वाली लाइन जो एक इंसिडेंट रे थी, अगर, और ये वाला जो होता है ये क्या होता है? नॉर्मल होता है। तो इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और इमर्जेंट रे का नॉर्मल क्या होता है? एक प्लेन होता है, एक सीधी लाइन होती है। जो इमर्जेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। और इंसिडेंट रे को हम लोग आगे ले जाएं और इमर्जेंट रे को हम लोग थोड़ा सा पीछे ले जाएं, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। और प्रिज्म के जो दो स्लैंटिंग लाइंस हैं, इसके बीच के एंगल को एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। तो इसके जो भी थ्योरी थी पूरी की पूरी, वो सारा का सारा हमने इसमें समझ लिया है कि ये क्या इसमें बताया जा रहा है। तो ये वाला जो पार्ट था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, तो हम लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से प्रिज्म में रिफ्रैक्शन होता है और कैसे कैसे एंगल बनते हैं, क्या क्या उनको बोलते हैं, वो सारा का सारा हमने इसमें देख लिया है। ये वाली इंसिडेंट रे है, ये इमर्जेंट रे है, और ये वाली रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इमर्जेंट रे नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। और इंसिडेंट रे को आगे बढ़ा दें और इमर्जेंट रे को पीछे कर दें तो बीच का एंगल जो बनता है उसको एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। प्रिज्म का जो एंगल है उसे एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। तो ये वाला हो गया हमारा। अब हम लोग आगे देखते हैं डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। तो इसमें भी देखिए काफ़ी सारी थ्योरी लिखी हुई है। तो इसमें क्या बताया गया है कि इस जो प्रिज्म होता है उसकी ये प्रोबेबिलिटी, मतलब ऐसा होता है कि अगर एक रे ऑफ लाइट उस पर पे आकर के पड़ रही है, ये प्रिज्म है, इस पर रे ऑफ लाइट आ रही है, वाइट लाइट होती है, जो भी लाइट होती है नॉर्मल उसको हम वाइट लाइट बोलते हैं। वाइट लाइट आ रही है तो वाइट लाइट अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर में डिवाइड हो जाती है। और वो कलर्स कौन से होते हैं? वो होते हैं विबग्योर। विबग्योर क्या है? सबसे पहला कलर होता है वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये क्या होता है? ये विबग्योर होता है। विबग्योर में क्या होता है? 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं। जो लाइट के 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं उसको हम एक एक्रोनिम शॉर्ट में अगर हम लोग देखें, जब प्रिज्म से क्या होता है, रे ऑफ लाइट पास करती है तो वो 7 कलर्स में बट जाती है। और उसको हम इसी प्रोसेस को, जो वाइट लाइट है वो जब 7 डिफरेंट कलर्स में बटती है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। तो यहाँ पे है देखिए, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। और बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये पूरा का पूरा जो है ना, ये स्पेक्ट्रम है वाइट लाइट का। तो ये वाइट लाइट है, ये 7 डिफरेंट कलर्स में जब डिवाइड हो रही है ना, तो ये पूरे के पूरे कलर्स को, इसको हम क्या बोलेंगे? ये कलर्स का क्या है? ये पूरे के पूरे कलर्स का हमारा स्पेक्ट्रम बन के आता है। तो इसमें हमें है कि डिफरेंट कलर्स जो हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं ना लाइट के, वो बेंड हो रहे होते हैं प्रिज्म से। तो रेड लाइट जो है वो सबसे कम बेंड करती है और वॉयलेट जो है वो सबसे ज़्यादा बेंड करती है। रेड लाइट की जो बेंडिंग होती है वो लीस्ट होती है। रेड लाइट सबसे कम बेंड करती है और जो वॉयलेट लाइट होती है वो सबसे ज़्यादा बेंड करती है। आप खुद देख लीजिए, देखिए वॉयलेट कितनी नीचे की तरफ है और रेड कितने ऊपर है। और इस पूरे की जो बेंडिंग होती है ना, ये जो डिस्पर्जन होता है, इसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं वाइट लाइट का। सबसे ज़्यादा बेंडिंग होती है वॉयलेट कलर की और सबसे कम बेंडिंग जो है वो रेड कलर की होती है।
और इनका बैंड अलग अलग होता है, इसकी वजह से हम लोग को स्पेक्ट्रम के अलग अलग कलर दिखते हैं। तो सर आइजैक न्यूटन जो आइजैक न्यूटन थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने यूज़ किया था स्पेक्ट्रम को ऑब्टेन करने के लिए, प्रिज्म को। आइजैक न्यूटन पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने प्रिज्म का इस्तेमाल किया था कि जो सनलाइट है उसके 7 डिफरेंट कलर्स को दिखाने के लिए। उन्होंने ट्राई किया था स्प्लिट करने का कि कैसे जो कलर है वो 7 मतलब वाइट लाइट है वो स्पेक्ट्रम में 7 डिफरेंट कलर्स में डिवाइड हो जाती है। तो अब देखते हैं एक छोटा सा और है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। क्या होता है अगर एक प्रिज्म आप सीधा रख दें और एक प्रिज्म आप क्या रख दें, आप एक प्रिज्म उल्टा रख दें, तो वाइट लाइट जा रही है, यहाँ पर वो होगा इसका रिफ्रैक्शन होगा। फिर ये इमर्जेंट लाइट अगर एक उल्टे प्रिज्म में जा रही है, फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, वाइट लाइट यहाँ से निकली थी ना, दोबारा से क्या हुआ, वाइट लाइट आई, रिफ्रैक्शन हुआ, इमर्जेंट लाइट। ये इमर्जेंट रे जो है मतलब क्या होता है, डिस्पर्जन होता है। डिस्पर्जन में क्या होगा, ये सारी की सारी एक इस पे चली जाएंगी जो उल्टा प्रिज्म है, तो इमर्जेंट रे इस पे गई, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, तो ये वाइट लाइट की फॉर्म में हम लोगों को दिखती है। तो आप सिंपली ये समझ सकते हैं इसमें कि अगर 2 प्रिज्म है, एक प्रिज्म सीधा रखा हुआ है और एक प्रिज्म उल्टा रखा हुआ है, तो इससे क्या होगा कि जो लाइट निकल रही है, मतलब एक प्रिज्म से आई उसका डिस्पर्जन होना चाहिए था, ऊपर रेड जाता नीचे वॉयलेट आता। वाइट लाइट आई, इसमें डिस्पर्जन हुआ और डिस्पर्जन के बाद फिर एक प्रिज्म उल्टा रख दिया, फिर ये दोनों रेड और वॉयलेट लाइट वापस जा कर के मिल जाएंगी और बाहर जो उल्टे वाले प्रिज्म से जो बाहर लाइट निकलेगी वो वाइट लाइट निकलेगी। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट में हमें पता लगता है कि एक सीधा प्रिज्म है, एक उल्टा प्रिज्म है, तो बाहर प्रिज्म के ही 2 प्रिज्म साथ में रख दिए हैं सीधे उल्टे करके, तो रिकम्बाइन हो करके दूसरे प्रिज्म के बाहर से भी वाइट लाइट निकलेगी। ये पूरा का पूरा इसमें हमने बता दिया है आपको कि दूसरे प्रिज्म से भी क्या होगा, वाइट लाइट निकलेगी। अब हमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वाला जो है वो हमें इसमें देखना है कि एनी लाइट दैट गिव्स अ स्पेक्ट्रम सिमिलर टू दैट ऑफ सनलाइट इज रेफर टू एज अ वाइट लाइट। तो वाइट लाइट क्या कहते हैं कि सारे के सारे जो कलर्स हैं वो एक मिक्स हो जाते हैं, तो उसको हम वाइट लाइट कहते हैं। अब रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम। रेनबो क्या होता है, नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है, अपियरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर। आपने देखा होगा कि कई बार जब बारिश पड़ती है तो उसके बाद रेनबो दिखाई देता है, तो वो कैसे होता है, it is caused by the dispersion of sunlight by the tiny water droplets present in the atmosphere। तो कैसे होता है कि एटमॉस्फेयर में ना बहुत ही छोटी छोटी सी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं। उन वाटर ड्रॉपलेट्स में से जब सनलाइट पास होती है तो हर छोटी वाटर ड्रॉपलेट एक इंडिविजुअल प्रिज्म की तरह एक्ट करती है। अगर हर वाटर ड्रॉपलेट प्रिज्म की तरह एक्ट करेगी तो क्या होगा, तो उसमें से जो बाहर लाइट निकल के आएगी सनलाइट, वो स्पेक्ट्रम की फॉर्म में आएगी और 7 डिफरेंट कलर्स हमें दिखेंगे। तो अ रेनबो इज फॉर्म्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ सन। रेनबो हमेशा सन की अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होता है। तो वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म। छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं, वो हर ड्रॉपलेट्स प्रिज्म की तरह एक्ट करती हैं। दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट एंड दे रिफ्लेक्टेड इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्टेड अगेन एंड when it comes out of the raindrop। तो मैं आपको समझाऊंगी ये वाला पूरा। ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर्स रीच द ऑब्जर्वर आई। तो देखिए क्या होता है, सनलाइट ये एक हमारी वाटर ड्रॉपलेट है, सनलाइट इसमें आई मतलब ये इंसिडेंट लाइट है। अब ये रेयर मीडियम था और वाटर ड्रॉपलेट मतलब डेंसर मीडियम, डेंसर से रेयर मीडियम आई, क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। अब इसके अंदर ही क्या होगा, इसके अंदर तो रिफ्लेक्शन होगा ना, क्योंकि मीडियम तो चेंज नहीं हो रहा है। रिफ्रैक्शन कब होता है, रिफ्रैक्शन देखिए तभी होता है जब मीडियम चेंज हो रहा होता है। तो सनलाइट इस पे आकर के पड़ी तो रिफ्रैक्शन हुआ इसमें, फिर उसके बाद यहाँ पे टकराई, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ और बाहर जाके फिर से रिफ्रैक्शन, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। और ये रिफ्रैक्शन जो होता है इसमें जो वाइट लाइट है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में बट जाती है और इसी की वजह से क्या होता है, हमारा रेनबो फॉर्म होता है। और रेनबो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होता है। रेनबो कैसे फॉर्म होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट। सनलाइट फैल जाती है बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स जो प्रेजेंट होती हैं एटमॉस्फेयर में वो सन की लाइट को 7 डिफरेंट कलर्स में तोड़ देती हैं। अ रेनबो इज फॉर्म्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन। हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही फॉर्म होता है, क्योंकि सनलाइट आकर के पड़ेगी तो सनलाइट अपनी ही डायरेक्शन में नहीं पड़ेगी ना, सन यहाँ पर है तो वो सनलाइट किसी वाटर ड्रॉपलेट पे यहाँ पर ही
वाली पड़ेगी ना, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में होता है। फिर सनलाइट में अंदर क्या होता है, सनलाइट आई, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ से यहाँ पे रिफ्रैक्शन, फिर रेन ड्रॉप के अंदर रिफ्लेक्शन और फिर रिफ्रैक्शन। इसकी वजह से हमें क्या होता है, 7 डिफरेंट कलर्स दिखते हैं जिसको हम रेनबो बोलते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी अगर मैं आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और फिर उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेंडल इफेक्ट वाला एक हम करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो इस वीडियो में ये वाला हो गया, हमारा प्रिज्म वाला पूरा देख लिया और हमने रेनबो फॉर्मेशन देख लिया। तो आपको कैसा लगा वीडियो बता सकते हैं, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का जो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है। इसमें आता है, देखिए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होते हैं, एडवांस सनराइज एंड सन एंड डिलेड सनसेट, तो ये वाला जो है, और फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेंडल इफेक्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट हम लोग इसमें देखेंगे। तो देखिए, इससे पहले हम बाकी पूरा चैप्टर कवर कर चुके हैं इससे पहले का। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, देखिए, रिफ्रैक्शन होता है जब जो लाइट होती है उसका अगर मीडियम चेंज होता है, जैसे कि लाइट ट्रेवल कर रही है हवा में, अगर हवा से ट्रेवल करते हुए वो किसी ऐसे पार्टिकल में चले जाए जैसे कि वाटर ड्रॉपलेट में, तो वाटर ड्रॉपलेट क्या है, वाटर है। हवा क्या है, हवा जो है वो एक, मतलब जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। तो हवा जो है वो गैस होती है और पानी जो है वो लिक्विड होता है। तो दो अलग अलग मीडियम्स हैं। लाइट जब ट्रैवल कर रही होती है और लाइट का जब मीडियम चेंज होता है ना, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है या फिर बढ़ जाती है, मतलब स्पीड में डिफरेंस आता है। और जब लाइट की स्पीड में डिफरेंस आता है तो उसकी बेंडिंग भी हो जाती है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है ना, वो रिफ्रैक्शन के फिनोमेना पे एक्ट करता है कि जब मीडियम चेंज हो रहा है लाइट का तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या होता है, तो देखिए, ऐसा होता है ना कि एटमॉस्फेयर में बहुत ही छोटे छोटे से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ जैसे कि हवा है और तो कुछ वाटर है, तो उसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्रैक्शन की वजह से काफ़ी सारे फिनोमेना हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में बताया गया है कि हवा जो होती है, देखिए, जब आग जल रही होती है, एयर अबव फायर जो होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, और उसकी, जैसे कि सपोज करिए ये आग जल रही है, यहाँ पर जो हवा होगी ना वो बहुत ही गर्म होगी, और इसके ऊपर वाली जो लेयर है वहाँ पे हवा कंपैरेटिवली कम गर्म होगी। तो द हॉटर एयर इज़ लाइटर। तो जो गर्म हवा होती है ना वो काफ़ी हल्की होती है, मतलब उसकी डेंसिटी कम होती है, और जो कूलर एयर होती है वो काफ़ी ज़्यादा भारी होती है। तो हॉट एयर जो होती है वो लेस डेंस होती है। हॉट एयर इज़ लेस डेंस। हॉट एयर क्या है, काफ़ी हल्की होती है, काफ़ी कम डेंस होती है, और जो कूल एयर है वो थोड़ी सी भारी होती है। एंड हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस देन द कूलर एयर। तो जो गर्म हवा होती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है ठंडी हवा से। तो फिज़िकल कंडीशंस जो होती हैं रिफ्रैक्टिव मीडियम की, जो एयर है, आर नॉट स्टेशनरी। तो क्या होता है ना, देखिए, इसमें पूरा का पूरा हमें रिफ्रैक्शन के बारे में बताया गया है कि जब आग जल रही होती है तो जो आग के जस्ट ऊपर वाली हवा होती है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, हल्की होती है, और वो रेयरर होती है। उसके ऊपर वाली हवा ठंडी होती है, डेंसर होती है। तो जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है ना, एंगल चेंज होता है। एंगल चेंज होने की वजह से जो ऑब्जेक्ट आग के पीछे होता है वो हमें फ्लिकरिंग करता हुआ दिखाई पड़ता है, मतलब ऐसा लगता है कि वो ऑब्जेक्ट हिल रहा होता है। हमें ऐसा क्यों लगता है, वेव करता हुआ, हिलता हुआ ऑब्जेक्ट लगता है हमें आग के पीछे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी सेम ही फिनोमेना है, जिसकी वजह से हमें स्टार ट्विंकल करते हुए दिखाई पड़ते हैं और अपनी अपरेंट पोजिशन से थोड़े से ऊपर भी दिखाई देते हैं। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। स्टार से लाइट आ रही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें स्टार ट्विंकल होते हुए दिखाई पड़ते हैं। स्टार लाइट ऑन एंटरिंग अर्थ्स एटमॉस्फेयर अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली बिफोर इट रीचेज द अर्थ। तो देखिए क्या होता है, स्टार लाइट जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है
वो अंडरगो होती है, मतलब उसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है कंटिन्यूसली बिफोर इट रीचेज द अर्थ। मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब स्टारलाइट चल रही होती है तो उसमें कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन होता है अर्थ के सरफेस पे आने से पहले। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो उसमें हो रहा होता है ना किसी मीडियम में, उसकी वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता है। तो बार बार जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा होता है ना, उसकी वजह से हम लोग को स्टार ट्विंकल करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब ऐसा देखिए क्यों होता है, रिफ्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में बहुत ही सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, कोई कहीं वाटर के तो कहीं हवा के, इसकी वजह से होता है। अब देखिए, सिंस द एटमॉस्फेयर बेंड्स स्ट्रेट लाइट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एटमॉस्फेयर कैसे बेंड करता है स्टार की लाइट को, नॉर्मल की तरफ को वो बेंड करता है। एपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। तो जो एपरेंट पोजीशन होती है स्टार की, जो हमें दिख रही होती है, वो हल्की सी अलग होती है उसकी एक्चुअल पोजीशन से। तो देखिए, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है और ये पोजीशन है जो हमें स्टार की दिख रही होती है। द स्टार अपीयर्स स्लाइटली अबव द हॉरिजन। तो और हम लोगों को स्टार थोड़ा सा अलग भी दिखता है और थोड़ा सा ऊंचा भी दिखता है और ट्विंकल करते हुए भी दिखता है। इसकी किसकी वजह से होता है ये सब कुछ? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। दिस अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार इज नॉट स्टेशनरी बट कीप्स ऑन चेंजिंग स्लाइटली सिंस फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, फिजिकल कंडीशन अर्थ के एटमॉस्फेयर की स्टेशनरी नहीं होती हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमें एक तो स्टार बहुत ज़्यादा दूर होते हैं और एकदम पॉइंट साइज होते हैं। एटमॉस्फेयर में जब उसमें लगातार रिफ्रैक्शन होता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो झिलमिला रहे हैं या फिर हिल रहे हैं, इसलिए हमें स्टार्स फ्लक्चुएट करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो अमाउंट ऑफ स्टारलाइट हमारी आँख में जो आती है वो ऐसा लगता है जैसे हिल रही है, क्योंकि स्टार काफ़ी दूर होते हैं। अब भाई प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं? प्लैनेट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं अर्थ के, इसलिए क्या होता है कि हम लोगों को इफ़ वी कंसिडर अ प्लैनेट एज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइड सोर्सेज ऑफ लाइट, टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई ऑल द इंडिविजुअल मतलब ज़ीरो हो जाता है। अब देखिए क्या है, इसमें हमें ये बताया गया है कि प्लैनेट्स, एक तो स्टार हमें क्यों दिखते हैं फ्लिकर करते हुए या ट्विंकल करते हुए, क्योंकि बहुत दूर है। प्लैनेट्स क्यों नहीं दिखते? प्लैनेट्स काफ़ी ज़्यादा पास होते हैं अर्थ के। दस जब हम काफ़ी दूर से तब देख रहे हैं उनको तो ऐसा लगता है छोटे छोटे पॉइंट साइड सोर्सेज हैं, सबकी लाइट हमारी आंखों पे आ रही है, तो एक तरीके से जो पॉइंट साइड सोर्सेज ऑफ लाइट होती है, तो टोटल वेरिएशन जितना भी आ रहा होता है लाइट का जो हमारी आंख में एंटर कर रहा होता है ना, वो एवरेज ज़ीरो बन जाता है। इसकी वजह से ट्विंकलिंग इफेक्ट नल्लीफाई हो जाता है। एक तो बहुत सारा मतलब क्या है कि वो हमारे काफ़ी ज़्यादा पास है और काफ़ी सारे कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइड सोर्सेज ऑफ लाइट मतलब काफ़ी ज़्यादा भी हैं। तो क्या होता है, टोटल वेरिएशन जो हो रहा होता है ना अमाउंट का, मतलब टोटल वेरिएशन जो लाइट का होता है हमारी आंखों में जो आ रहा होता है, वो सारा का सारा क्या होता है, नल्लीफाई हो जाता है। इसकी वजह से हम लोगों को प्लैनेट्स में ट्विंकलिंग इफेक्ट दिखाई नहीं पड़ता। ये वाला हो गया। अब एडवांस सनराइज और सनसेट, तो हम लोगों को जो सन है वो 2 मिनट पहले दिख जाता है उगने से और 2 मिनट पहले बाद तक भी दिखता रहता है, मतलब डूबने के 2 मिनट बाद तक भी वो दिखता रहता है। ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। एक्चुअल सनराइज का मतलब है कि वो हॉरिजन को क्रॉस कर रहा है और सनसेट का मतलब है कि वो हॉरिजन के नीचे जा रहा है। ये टाइम डिफरेंस जो है वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों को मतलब 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद में, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा होता है। रिफ्रैक्शन की वजह से एंगल चेंज हो रहा होता है और एंगल चेंज होने की वजह से क्या होता है कि हम लोगों को 2 मिनट का डिफरेंस दिखाई पड़ता है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही हमें 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक सन दिखता रहता है। और एपरेंट फ्लैटनिंग ऑफ सन्स डिस्क एट सन सरफेस एंड सनसेट इज ऑल्सो ड्यू टू सेम फिनोमिना। और हम लोगों को फ्लैटन सा दिखता है ना सन, तो सन की डिस्क जो हमें फ्लैटन सी दिखती है ना सनराइज और सनसेट के टाइम, ये भी हमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही दिखाई पड़ता है ऐसा। अब आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है? लाइट का अपने 7 डिफरेंट कलर्स में टूट जाना, उसी को तो हम लाइट की स्कैटरिंग कहते हैं। तो स्काई का ये जो ब्लू कलर होता है और कलर ऑफ वाटर इन डीप सी और रेड कलर जो सन का होता है सनराइज और सनसेट के टाइम पे, ये सारा का सारा हमारा जो पूरा फिनोमेना है ये हम लोगों को स्कैटरिंग की वजह से दिखाई पड़ता है ना। और स्कैटरिंग कहाँ पर हो पाती है? स्कैटरिंग होती है कोलाइडल सॉल्यूशन में। जो बिल्कुल ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें हमें बीम ऑफ लाइट तो विजिबल होती ही नहीं है, क्योंकि उसमें छोटे पार्टिकल्स नहीं होते। स्कैटरिंग होने के लिए हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
पाथ जो है वो विजिबल होता है थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन वेयर द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज रिलेटिवली लार्जर। कोलाइडल सॉल्यूशन में हम लोगों को लाइट का पाथ दिखता है क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज तो कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा होता है। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गई। पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए अगर किसी चीज़ में, किसी सॉल्यूशन में स्कैटरिंग होनी है तो। अब आता है टिंडल इफेक्ट। अर्थ का एटमॉस्फेयर हेट्रोजेनस है, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, बड़े पार्टिकल्स हैं, हर तरीके के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। किस किस चीज़ के हैं? तो देखिए, स्मोक के पार्टिकल्स, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर्स, ये सारे के सारी चीज़ें हम लोगों को एटमॉस्फेयर में देखने के लिए मिलती हैं। अब व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक सच फाइन पार्टिकल्स द पाथ ऑफ बीम बिकम्स विजिबल। तो इन पार्टिकल्स को जब लाइट स्ट्राइक करती है, स्मोक, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, इन सबको जब लाइट जो है स्ट्राइक करती है, इन पर आके गिरती है, मतलब पड़ती है इन पर आकर के, तो क्या होता है, हमें जो लाइट है वो सीधी दिखाई पड़ जाती है। द लाइट रीचेज अस, फिर हमें आती है, हम पर पहुंचती है, हम तक। द लाइट रीचेज अस आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड डिफ्यूजिवली बाय दीज पार्टिकल्स, और रिफ्रैक्शन के बाद इन सब पार्टिकल्स से हम तक पहुंचती है। और ये जो फिनोमिना होता है पूरा, द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स गिव राइज टू टिंडल इफेक्ट। और ये जो पूरा फिनोमिना होता है ना, लाइट को स्कैटर करने वाला, कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, उससे लाइट स्कैटर होती है, ये किसकी वजह से होता है? पूरा का पूरा प्रोसेस होता है टिंडल इफेक्ट की वजह से। ये फिनोमिना, दिस फिनोमिना इज सीन व्हेन अ फाइन बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स अ स्मोक फिल्ड रूम थ्रू अ स्मॉल होल। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है इसके बारे में कि जैसे कि कमरे में तो बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे से, जब उसमें से रे ऑफ लाइट निकलती है तो पूरा का पूरा हमें एक बीम जैसी दिखाई पड़ती है, तो वही क्या होता है? टिंडल इफेक्ट होता है। और बहुत ही घने जंगल में भी, कैनोपी वाला जंगल होता है, बहुत ही घना जंगल, उसमें भी टिंडल इफेक्ट देखने के लिए मिल सकता है। अब कलर जो होता है स्कैटर्ड लाइट का, वो डिपेंड करता है उसके पार्टिकल्स के साइज़ पे। काफ़ी छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, फाइन पार्टिकल्स ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं, और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट यानी कि रेड लाइट को स्कैटर करते हैं। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं, बड़े पार्टिकल्स रेड लाइट को। अब इफ़ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल इज़ लार्ज इनफ, अगर साइज़ जो है स्कैटरिंग पार्टिकल का काफ़ी बड़ा है तो हमें क्या दिखेंगे? सारे के सबको स्कैटर कर देगा वो, तो हमें वाइट लाइट दिखती है। अब आता है वाई द कलर ऑफ स्काई इज़ ब्लू। तो देखिए, इसका यही रीज़न है, स्काई का कलर ब्लू इसलिए होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर में काफ़ी स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एंड अदर फाइन पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर हैव साइज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। एटमॉस्फेयर में काफ़ी छोटे छोटे से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो लाइट को स्कैटर कर पाते हैं वो छोटी वेवलेंथ वाली लाइट को ही स्कैटर कर पाते हैं। दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ एट ब्लू एंड देन द लाइट एट लॉन्गर वेवलेंथ एट द रेड एंड। तो मतलब क्योंकि एटमॉस्फेयर में काफ़ी छोटे पार्टिकल्स होते हैं तो वो छोटी वेवलेंथ वाली लाइट को ही स्कैटर कर पाते हैं, इसी वजह से हम लोगों को स्काई ब्लू दिखता है, क्योंकि वेवलेंथ जो है रेड की वो 1.8 टाइम्स ग्रेटर होती है ब्लू से। रेड की वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है ब्लू से। तो व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, सनलाइट जब एटमॉस्फेयर से पास करती है, फाइन पार्टिकल्स जो कि एयर में होते हैं वो ब्लू लाइट को स्कैटर कर देते हैं, क्योंकि ब्लू लाइट शॉर्टर वेवलेंथ की होती है। मतलब रेड को भी थोड़ा बहुत स्कैटर करते हैं, बट ज़्यादा स्कैटर करते हैं छोटे पार्टिकल्स ब्लू कलर को। इसकी वजह से हम लोगों को जो है ब्लू कलर दिखता है अपने स्काई का। अगर अर्थ के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता तो कोई स्कैटरिंग भी नहीं होती और स्काई एकदम ब्लैक कलर का दिखता, डार्क दिखता। स्काई जो है, जो पैसेंजर्स हैं जो काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, उनको ब्लैक कलर का दिखता है क्योंकि स्कैटरिंग का फिनोमिना नहीं होता है काफ़ी ज़्यादा हाइट पर। एक और चीज़ बताई गई है कि डेंजर सिग्नल रेड कलर के होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है और वो दूर तक दिखाई पड़ सकता है। तो स्कैटरिंग की वजह से, क्योंकि छोटे पार्टिकल्स, मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा रही हूँ कि क्या होता है, स्काई का कलर ब्लू इसलिए होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर के जो छोटे पार्टिकल्स हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा एटमॉस्फेयर में, वो ब्लू कलर को काफ़ी अच्छे से स्कैटर कर पाते हैं, रेड कलर को नहीं कर पाते ज़्यादा अच्छे से, ब्लू कलर को करते हैं तो ब्लू कलर हमें दिखाई पड़ता है। और डेंजर सिग्नल रेड क्यों होते हैं? क्योंकि रेड वेवलेंथ ज़्यादा होती है रेड की, तो दूर तक दिखाई पड़े इसलिए डेंजर सिग्नल रेड होते हैं। अब कलर ऑफ द सन एट द सनराइज एंड सनसेट, सनराइज और सनसेट के टाइम पर कलर जो स्काई का है वो रेडिश हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है
कि क्योंकि सन जो होता है सन राइज के टाइम पे और सन सेट के टाइम पे वो हॉरिजन के पास होता है। तो इससे क्या होता है कि हॉरिजन के पास है तो लाइट को काफ़ी लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, और लंबा डिस्टेंस कौन ट्रेवल कर पाता है? जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो लार्जर डिस्टेंस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर बिफोर रीचिंग अ राइज, तो हॉरिजन के पास होता है तो उसको ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए। इस वजह से क्या होता है कि हम लोगों को सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे जो लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट है वो ज़्यादा दिखाई पड़ती है, यानी कि रेड लाइट ज़्यादा दिखाई पड़ती है। और वही है नून के टाइम में सन अपीयर्स वाइट, क्योंकि स्कैटरिंग काफ़ी कम होती है। एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज ओनली लिटिल ऑफ ब्लू एंड वॉयलेट कलर्ड आर स्कैटर्ड। सन जो है तो देखिए जब दोपहर का टाइम होता है तो हम लोगों को जो लाइट है वो बिल्कुल वाइट कलर की दिखती है, क्योंकि ब्लू कलर और वॉयलेट कलर काफ़ी मतलब क्या होता है कि एट नून सन अपीयर्स वाइट एज ओनली अ लिटिल ऑफ ब्लू एंड वॉयलेट लाइट आर स्कैटर्ड। तो काफ़ी कम जब नून होता है, सन ओवरहेड होता है, तो ब्लू लाइट वॉयलेट लाइट काफ़ी कम स्कैटर होती है। इसकी वजह से हम लोगों को जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर है उसमें जो लाइट दिखती है वाइट कलर की दिखती है, और वही की रेड कलर का दिखता है, क्योंकि जब काफ़ी ज़्यादा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है तो शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट होती है वो पूरी की पूरी स्कैटर्ड हो जाती हैं, और दूर तक सिर्फ लॉन्गर वेवलेंथ की जो लाइट है वो बचती है और वही हमारी आंखों तक पहुंच पाती है। तो इसमें सारा कुछ कवर हो गया है पूरा का पूरा चैप्टर। अब मैं इसके आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो है जो एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है आने की वो आपके लिए बना दूँगी। तो आपको कैसा लगा वीडियो बता सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।